नमस्कार साथियों। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पार्ट जो आपका ए है वो कंप्लीट हो चुका है अंग्रेजी के अंदर। और उसकी प्लेलिस्ट आपके बनी हुई हैं। क्या क्या टॉपिक्स थे, 4 यूनिट्स मैंने कवर करवा दी हैं और पार्ट बी में 5 यूनिट्स होती हैं। उसमें से भी मैं आपको यूनिट नंबर 5 करवा चुका हूँ। जो मैंने आपको सेकेंड ईयर वालों के साथ साथ पढ़ाई थी उसका नाम था CCE। यानी इसके जो आपको यूनिट 5 है वो तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 जो आपके पार्ट बी के अंदर हैं उन सभी के इस टाइप से पढ़ेंगे। जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, उनको 5 वीडियो में या 6 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के जो वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर यानी एक एक नंबर के जो आंसर आते हैं, जो प्रश्न हैं, उनको यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद जो यूनिट होंगी उस यूनिट वाइज हम प्रश्न पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ हमने आपको देख ली हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन में हमने सभी 1 से लेके 5 यूनिट तक के कवर कर लिए हैं। तो यह एक वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे यूनिट 1 के ऊपर, पार्ट बी की यूनिट 1। उसका एक ही वीडियो और उसके अंदर उस यूनिट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एक दो बड़े प्रश्न जो आ सकते हैं उनको बता देंगे। ऐसे यूनिट 2 पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 3 पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 4 पढ़ेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 तो पढ़नी नहीं है क्योंकि 5 तो कवर करवा दी हैं। तो इस प्रकार हमें कितने वीडियो देखने हैं? तो मोस्टली हमें 5 ही वीडियो देखने हैं, किंतु हो सकता है कि अगर कोई यूनिट बड़ी हो गई तो उसको हम एक और वीडियो में बना सकते हैं। यानी कि टोटल मान के आप चलो यहाँ से कि आपको 5 या 6 वीडियो देखने हैं इस वीडियो सहित। तो हम 5 या 6 वीडियो में पूरे अंग्रेजी का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो देख रहे हो इसके अंदर सभी 1 से 5 तक की यूनिट जो पार्ट बी के अंदर हैं उसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? ये आपकी यूनिट 1 का प्रश्न है पार्ट बी में। तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाई ELT? ELT का मतलब क्या होता है? ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, लैंग्वेज मतलब भाषा, टीचिंग मतलब शिक्षण। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण को हम कहते हैं शॉर्ट में ELT। अगला है, NPE का फुल फॉर्म क्या होता है? लोग या जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जबकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को हम NPE कहते हैं। अगला है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री? भारत आज़ाद कब हुआ था? तो वो हुआ 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? यानी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इन 1757 1757 के अंदर ये जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अगला है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री जो भाषा सूत्र हैं जिसमें आपके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है और थर्ड लैंग्वेज आपके अपने हिसाब से चूज़ की जाती है, जिसे हम थर्ड लैंग्वेज संस्कृत यूज़ करते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? तो वो कोठारी कमीशन ने दिया। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन कब आया? तो कोठारी कमीशन 1964 1964 में आया है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और ये कब आया इसके बारे में भी पूछ सकता है कि NCF किस वर्ष लागू हुआ, किस वर्ष इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो यह जो अभी का NCF है हाल फिलहाल के लिए वो 2005 में आया था। इससे पहले भी NCF हुए हैं किंतु ये वो NCF है जो लेटेस्ट हैं। तो लेटेस्ट जो NCF हैं वो 2005 में आया है। इंडिया इज़ अ, ऐसा प्रश्न आ सकता है जिनमें आपको 4 ऑप्शन दे और आपसे कहे कि इंडिया क्या है? तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ बहुभाषी जो है लोग रहते हैं। मल्टी कल्चरल जो है कंट्री हैं, बहुत प्रकार के कल्चर यहाँ हैं। मल्टी रिलीजियस, रिलीजियस मतलब बहुत अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसी कंट्री हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि आपको सिर्फ पढ़ के अर्थ समझना है, इनमें रटने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगला प्रश्न है, इंडिया इंग्लिश बिगन टू रीगेन इट्स ग्रैंडयर? यानी कि जो अंग्रेजी हैं उसको अपना वैभव जो है वापस कब मिला या उसकी प्राप्ति कब से शुरू हुई? तो आफ्टर 1965,
1965 के बाद जो है इंग्लिश को अपना वैभव ग्रैंडयर जो है वापस प्राप्त होने लगा और अभी तक इसका वर्चस्व पूरे वर्ल्ड वाइड है। एज ट्रेडर्स, व्यापारियों के रूप में द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इन इंडिया। तो व्यापार करने के उद्देश्य से, ट्रेड करने के उद्देश्य से, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई मद्रास इन कलकत्ता 1781 1781 में, और संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791 1791 में। तो ये दो जगह ओपन हुई। अगला है मैकाले प्रेजेंट हिज मिनट्स ऑन द ब्रिटिश ऑथोरिटीज़ इन इंडिया। भारत के अंदर मैकाले ने जो है ब्रिटिश अथॉरिटी को कब स्थापित किया? 1935 में। कब किया था? 1935 में। अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि किस लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है? तो इंग्लिश ही वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो मतलब वैसे तो मैंडरीन सबसे ज़्यादा जो है किसी मतलब बोली जाने वाली है, बट ग्लोबल लैंग्वेज का जो दर्जा है, क्योंकि आजकल जो है जिसका वर्चस्व ज़्यादा है तो वो इंग्लिश है। वैसे सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मैंडरीन है, जो चाइना में जो है मुख्यतः बोली जाती है। वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है, बट अगर हम देखें कि किसका यूजेज सबसे ज़्यादा किया जा रहा है तो वो इंग्लिश है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है कम इनटू फोर्स, वो कब जो है आया? तो वो आया था फ्रॉम 26 जनवरी 1950 1950 26 जनवरी के अंदर, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ भारत के अंदर। इसके अंदर मुख्य प्रभाव किसका रहा? तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था उसका रहा। हु एडवोकेट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, किसने जो है अंग्रेजी शिक्षण को जो है बढ़ावा दिया? एडवोकेट करने का मतलब बढ़ावा देना होता है। इन इंडिया, भारत में बिफोर 1834 1834 से पहले जो है ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारत में जिसने अंग्रेजी शिक्षण को बढ़ावा दिया? तो वो थे राजा राममोहन रॉय। तो राजा राममोहन राय जो हैं उन्होंने इस शिक्षण को बढ़ावा दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, वो डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं? तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होते हैं हम कह सकते हैं कि व्हेन, जब टू कॉन्सोनेंट्स, जब दो कॉन्सोनेंट्स गिव देते हैं ओनली वन साउंड, जब दो कॉन्सोनेंट से एक ही ध्वनि, एक ही प्रकार की ध्वनि निकले तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर। मेन फीचर्स ऑफ मॉडल रेकिटेशन, तो आदर्श अनुकरण क्या है? आदर्श अनुकरण होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी मेन फीचर्स उसके अंदर क्या होते हैं कि मुख्य विषय मुख्य जो बातें, आदर्श अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है कि हम फॉलो कर रहे हैं टीचर को, उसके अंदर मेन चीज़ है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण हो, सही रिदम हो, सही प्रकार से स्ट्रेस इंटोनेशन हो। ऐसे जो आपके रेकिटेशन होता है उसको हम कहते हैं मॉडल रेकिटेशन, यानी कि आदर्श अनुकरण। वॉट इज़ अ फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का एक ऐसा समूह जो जो मतलब सेंटेंस तो नहीं है बट वो एक फ्रेज कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है और कई सारे फ्रेज आपस में मिलके एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला है मेन क्वालिटी ऑफ अ मॉडल। जो मॉडल हम प्रयोग करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इसको इसकी एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन क्वालिटी है, मुख्य विशेषता, वो क्या है कि जो आपके मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, इनके एस और ई एस वाली फॉर्म नहीं होती हैं इनके साथ। तो खुद जो मॉडल होते हैं उनको ई एस या एस के साथ नहीं लिखा जा सकता। अगला जो प्रश्न है जो आने की संभावना है वो है डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। व्याकरण की परिभाषा देनी है बाय डॉक्टर स्वीट, डॉक्टर स्वीट के अनुसार। तो डॉक्टर स्वीट ने कहा था कि व्याकरण भाषा और उसकी शारीरिक संरचना का व्यावहारिक, कौन सा व्यावहारिक विश्लेषण है। ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, इट्स एनाटॉमी। तो ग्रामर जो है प्रैक्टिकल एनालिसिस है, व्यावहारिक विश्लेषण है ऑफ लैंग्वेज, भाषा का, एंड इट्स एनाटॉमी, उसकी शारीरिक संरचना का। एनाटॉमी क्या होती है? तो जब हम जीवों की शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं साइंस में तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो यह आप समझ चुके होंगे कि डेफिनेशन क्या है। अगला है व्हाट इफ मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? तो मोनोफ्थोंग क्या होते हैं कि सिंगल, यानी कि अकेले प्योर वावल्स, जो प्योर वावल हैं, जो शुद्ध स्वर ध्वनियाँ होती हैं, साउंड्स,
इन इंग्लिश अंग्रेजी में इज कोल्ड कहलाती हैं मोनोफोन्स। तो सिंगल अकेली प्योर यानी शुद्ध वावेल यानी स्वर साउंड्स ध्वनियाँ जो होती हैं उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोनोफोन्स। अगला है बेसिक स्किल क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश के अंदर 4 बेसिक स्किल हैं, LSRW, हिंदी में भी 4 ही हैं, भाषाई कौशल। तो 4 कौशल हैं जिसमें से L पहला है यानी लिसनिंग है, फिर आता है S का मतलब स्पीकिंग, फिर आता है R मतलब रीडिंग, और फिर आता है राइटिंग यानी कि W। तो ये 4 स्किल्स होती हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर गुड टीचर स्टूडेंट रैपपोर्ट यानी कि तालमेल। रैपपोर्ट का मतलब क्या होता है, तालमेल। तो टीचर और स्टूडेंट के मध्य अच्छा तालमेल रहें, गुड टीचर स्टूडेंट रैपपोर्ट रहें, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को बस एक काम करना है, बिहेव यानी व्यवहार करना है अप्रोप्रिएटली यानी कि अच्छे प्रकार से। तो अच्छा बिहेवियर जो है टीचर का वो तालमेल बिठाए रखता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। हाउ शुड बी द क्लास इन्वायरमेंट, क्लास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए तनाव मुक्त यानी कि स्ट्रेस फ्री। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है। लिसनिंग देखो एक तो होता है हियर का मतलब भी सुनना होता है। तो वो आप केवल साउंड को रिसीव कर रहे हो, सुनने का मतलब हियर का मतलब क्या होता है कि ओनली आपने क्या किया, उसको सुना है, रिसीविंग साउंड, केवल साउंड को रिसीव किया है, बट आप उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो। तो लिसनिंग में क्या होता है कि एक तो रिसीविंग साउंड होता है, साउंड्स को रिसीव करना होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग समझना होता है मीनिंग ऑफ साउंड्स, जो आपने सुना है उसका मतलब भी आप समझो। अन्यथा सुने हुए को तो हम हियरिंग भी कह सकते हैं कि हियर किया है आपने, हेयर किया है मतलब तो आपने उसको सुना है, केवल सुनने के साथ साथ समझा है, तो वो लिसनिंग है। अगला है कि प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी हैं LSRW में से। आपके पास 4 स्किल होती हैं LSR और W। अब इनमें से प्रोडक्टिव कौन है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादन, जिससे कुछ चीज़ निकल रही हो, बन रही हो। तो स्पीक करोगे, बोलोगे, तो आपके मुंह से जो है प्रोडक्शन हो रहा है, या आप जब लिखते हो तो उससे कुछ ना कुछ चीज़ जो है प्रदर्शित हो रही हैं। तो लिखना और बोलना ये तो है प्रोडक्टिव स्किल। और दूसरा दूसरा 2 स्किल हैं, जो स्किल हैं वो हैं रिसेप्टिव स्किल यानी ग्राह्य कौशल, जिनको हम ग्रहण करते हैं, जैसे कि रीडिंग, पढ़ के चीज़ें अंदर ग्रहण की जाती, दिमाग में जाती हैं, आप वहाँ बोल नहीं रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो। लिसनिंग, सुनने से चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं। तो रीडिंग और लिसनिंग जो हैं रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। उसके बाद आज के अंतिम 2 प्रश्न हैं, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट। लेख के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो, जो आपने लिखा है, चाहे पोइम लिखी हो, पोइम लिखी हो, या आपने कोई निबंध लिखा हो, या कोई कहानी स्टोरी लिखी है, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो या तो उसके अंदर सही प्रकार से पोइट्री यूज़ हो, या किसी की आप बायोग्राफी लिखो, या आप कल्पना करके कुछ चीज़ लिखो, फिक्शन या ट्रेडिशन लिखो आप, यानी कि आप जो हैं कल्चर को लिख सकते हो। व्हाट इज़ मेन एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। टीचिंग शिक्षण कंपोजिशन का रचना का मतलब क्या होता है, तो बच्चों को इनक्रेज करना, उनके थॉट्स को बनाने के लिए, ये कहलाता है टीचिंग कंपोजिशन।